हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और उसका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। तो जिन लोगों ने भी इसके पहले वाला चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आज के वीडियो से कंटिन्यू कीजिएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों को। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, representing this situation algebraically and graphically। है ना, हम लोगों को क्या बोल रहा है कि आफ्ताब एक है इंसान, वो अपनी डॉटर को ये बता रहा है कि 7 साल पहले उसकी जो एज थी वो उसके डॉटर के एज से 7 गुना ज्यादा थी। ठीक है, अब अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लो कि अगर हम लोग किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं जिसकी अभी प्रेजेंट एज 10 years है, ठीक है, 10 साल है अगर उसकी प्रेजेंट एज, और अगर मुझे ये बोलना है कि 7 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 7 को माइनस कर देंगे, तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, 3 साल हो जाएगी। यानी कि जब कभी भी अगर हम लोगों को टाइम में पीछे जाना हो, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले, कितने भी साल पहले की अगर वो बात कर रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, उतने ही डिजिट को माइनस कर देना है उसके प्रेजेंट एज से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोगों को ये बोल रहा है कि आफ्ताब उसकी डॉटर से 7 साल पहले 7 गुना ज्यादा बड़ा था, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है। लेकिन अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमको नहीं दी हुई है और ना ही उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज दी हुई है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग आफ्ताब की प्रेजेंट एज को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या माना, आफ्ताब की प्रेजेंट एज को x मान लिया। अब उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डॉटर की भी प्रेजेंट एज हम लोगों को नहीं दी हुई है। तो हम लोग ले लेते हैं लेट द, अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा हम लोगों को, तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हो गई x ईयर्स, आफ्ताब की डॉटर की एज हो गई y ईयर्स। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एज में से 7 ईयर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x, तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। वैसे ही आफ्ताब की डॉटर की x अभी प्रेजेंट में कितनी है, y, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। तो हम लोगों को वो चीज यहाँ पे लिखनी है। तो 7 years अगो, ठीक है, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। ठीक है, उसकी डॉटर की एज भी कितनी हो जाएगी, आफ्ताब डॉटर y माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्ताब उसकी डॉटर को यह बता रहा है कि 7 साल पहले उसकी एज उसकी डॉटर की एज से 7 गुना ज्यादा थी। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में एज वाले क्वेश्चंस में, एज वाले क्वेश्चंस वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एज वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी अगर आपके पास एज वाले क्वेश्चन है जहां पर किसी एक बंदे की एज दी हुई है और दूसरे बंदे की एज दी हुई है और वो बोल रहा है कि मेरी एज इतनी ज्यादा थी, इतनी कम थी, तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, दोनों की एज को आमने सामने लिख देना है, इज इक्वल टू लगा के। ठीक है, तो हम लोग के पास आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों की एज को सामने आमने सामने लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या किया, आफ्ताब की एज को लिखा कितना, x माइनस 7 इज इक्वल टू उसकी डॉटर की एज कितनी हो गई, y माइनस 7। ठीक है, अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं तो इस इज इक्वल टू का मतलब क्या है, इज इक्वल टू का मतलब यह है कि मेरे पास जो ये टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म लिखी हुई है वो राइट हैंड साइड के टर्म से इक्वल है ना। अगर हम लोग कभी भी किसी भी इक्वेशन में या कभी भी हम लोग कुछ भी सॉल्व करते हैं और बीच में अगर इज इक्वल टू लगा हुआ है, इज इक्वल टू का मतलब ही क्या होता है
कि इधर जो टर्म लिखी हुई है या इधर वो जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो उधर के टर्म से कैसी है, इक्वल है, यानी कि ये और ये इक्वल होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी क्या लिख दिया है कि आफ्ताब की और उसकी डॉटर की एज एक जैसी है, लेकिन ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि फादर की एज और उसकी डॉटर की एज सेम हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों को अभी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आफ्ताब ने उसकी डॉटर को ये बोला कि 7 साल पहले उसकी एज उसकी डॉटर की एज से ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी? 7 गुना ज्यादा थी। यानी कि 7 गुना ज्यादा मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा। क्या कंफ्यूजन आ सकता है कुछ बच्चों के माइंड में कि 7 का मल्टीप्लाई हम लोग इधर करें या इधर करें, 7 का मल्टीप्लाई हम लोग आफ्ताब के एज में करें या फिर उसके डॉटर के एज में करें। अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है कि फादर बड़ा है, हमेशा फादर बड़ा ही रहेगा डॉटर से। ठीक है, तो हम लोग गलती क्या कर सकते हैं, या कुछ बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं कि वो लोग फादर में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने पर क्या लगता है क्योंकि फादर की एज ज्यादा है तो फादर में ही मल्टीप्लाई कर दिया, पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर फादर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पर डॉटर के एज में मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग यहाँ पर डॉटर के एज में ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को तो फादर में करना चाहिए था, क्योंकि फादर की एज ज्यादा होती है डॉटर के एज से। और क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है कि फादर, जो उसका फादर है आफ्ताब है, उसकी एज ज्यादा थी उसके बेटी के एज से, तो हम लोगों को तो इधर मल्टीप्लाई करना चाहिए था, पर हम लोग इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, डॉटर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम लोग डॉटर में मल्टीप्लाई, क्योंकि फादर की एज ऑलरेडी ज्यादा है और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, इज इक्वल टू लगा दिया है। अगर अब मैंने फादर के एज में ही मल्टीप्लाई कर दिया तो फादर ऑलरेडी ज्यादा है और वो मल्टीप्लाई करने के बाद और ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, है ना। हम लोगों ने बीच में इज इक्वल टू लगाया है। इज इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये टर्म और ये टर्म इक्वल होनी चाहिए, तो फादर की एज के बराबर हम लोगों को डॉटर की एज करना पड़ेगा, तभी तो ये जो इज इक्वल टू है ये वर्क करेगा, तभी तो LHS इज इक्वल टू RHS हो पाएगा, तभी तो हम लोगों ने इज इक्वल टू लगाया है। अगर हम लोगों ने फादर के एज में मल्टीप्लाई कर दिया तो फादर ऑलरेडी ज्यादा है और ज्यादा हो जाएगा, तो डॉटर डॉटर की एज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर तो इज इक्वल टू लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हम लोगों को इसको और इसको क्या करना है, इक्वल करना है। इसलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा जो भी इंसान छोटा है हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर डॉटर छोटी है, डॉटर की एज कम है, और हम लोगों को उसकी एज को फादर की एज के इक्वल टू में करना है, उसकी एज को फादर की एज के बराबर करना है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, डॉटर में करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, तो इस 7 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट ओपन करके कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7 7 जा 49। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स को इधर आगे लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, ये टर्म इधर माइनस था, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोगों को मिल जाएगा x माइनस, अच्छा सॉरी ये टर्म 2 बार लिख दिया मैंने, इस 7 को यहाँ से हटाना पड़ेगा हम लोगों को। x माइनस 7y प्लस 49 माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, x, ये बचा माइनस 7y, इन दोनों का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस करके 42 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन निकालनी है। तो हम लोगों को क्वेश्चन को और आगे पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम लोग क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं तो हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, I shall be 3 times as old as you will be 3 years from now। आज से 3 साल बाद मैं तुमसे I shall be 3 times old as you, यानी कि जो फादर है आफ्ताब है वो उसकी डॉटर को बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट एज से 3 साल आगे जा रहे हैं। तो सेम वही कंडीशन जब हम लोग क्या कर रहे थे, प्रेजेंट एज से पीछे जा रहे थे 7 साल पहले, तो हम लोगों ने क्या किया था, 7 का मल्टीप्लाई किया था। तो वैसे अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब हम लोग प्रेजेंट एज से 3 साल आगे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में 3 साल को ऐड कर देंगे, है ना। जैसे कि अगर किसी की एज अभी अभी कितनी है, 10 साल है, 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 13 साल। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट एज में 3 को प्लस कर दिया। तो सेम वैसे हम लोग क्या करेंगे, 3 साल बाद की एज निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आफ्टर 3 years। ठीक है, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, तो आफ्ताब एज अभी कितनी है,
आफ्ताब की एज x है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो x+3, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x+3। आफ्ताब के डॉटर की एज, तो आफ्ताब डॉटर एज अभी कितनी है उसकी डॉटर की एज, तो y है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो y+3 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y+3। ठीक है, अब सेम टू सेम हम लोग अगर क्वेश्चन पढ़ते तो वो क्या बोल रहे हैं कि 3 साल बाद 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों एजेस को आमने सामने लिख देंगे एक दूसरे के। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, x+3 इज इक्वल टू y+3। ठीक है, यहाँ पे बीच में इज इक्वल टू लगा दिया हम लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल हो गया, लेकिन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अभी इक्वल हुआ नहीं है। हम लोगों ने इज इक्वल टू लगा दिया है, अभी एज ज्यादा किसकी है, उसके फादर की है, और हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अपन को 3 का मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 3 का मल्टीप्लाई हम लोग किधर करेंगे, इधर करेंगे या इधर करेंगे, आफ्ताब में करेंगे या फिर उसके डॉटर में करेंगे। तो किधर करना पड़ेगा हम लोगों को, उसके डॉटर में करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डॉटर की एज कम है, हम लोगों को उसके फादर की एज के बराबर उसको करना है ना। इसलिए हम लोग किधर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके डॉटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आ गया इंटू करके 3। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो हम लोगों को मिल गया x+3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई हो गया 3y प्लस 3×3 = 9। अब ये दोनों टर्म्स को हम लोग इज इक्वल टू किधर लेकर आ सकते हैं, तो हम लोगों को मिल गया x+3 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी ये 9 था, तो 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, दो इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो अब हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों की आई थी x माइनस 7y प्लस 42। सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस 3y माइनस 6। अब हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकालने और उन कोऑर्डिनेट्स को फिर एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐसे करके एक डिब्बा बनाना है। ठीक है, इस डिब्बे में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y और इसको ऐसे कर दिया ना, यानी कि हम लोगों को 3 इसके कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, हमारे पास जो इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस 42 को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं। ये 42 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों को मिल जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग y के जगह x के जगह 0 ले सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया x के जगह पे 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, है ना। यानी कि इस x के जगह पे आ गया 0, यहाँ पे मैंने लिखा 0 माइनस यहाँ पे कितना आ गया 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब यहाँ पर y और 7 इसको अपन को सॉल्व करना है 7y को, तो इस 7 का मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 42 बाय माइनस 7, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 6 का कितना हो गया 42। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू मुझे मिल रही है 6। ठीक है, अब हम लोग x की और क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो हम लोग x की वैल्यू 7 ले सकते हैं, है ना। हम लोग डायरेक्ट 0 के बाद 7 वैल्यू क्यों ले रहे हैं x की, तो अगर हम लोग कुछ और वैल्यूज लेते हैं, मान लो अगर हम लोग यहाँ पे 1 ले लिया या 2 ले लिया या कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो वो टर्म यहाँ से यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने 1 लिया, अगर x की वैल्यू मैंने 1 लिया तो 1 इधर से इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद इस 42 में ऐड हो जाएगा और कितना हो जाएगा माइनस 43। अब यहाँ पर हमारे पास y के साथ क्या है, 7 भी है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी टर्म आ रहा है, मान लो माइनस 43 आ गया, तो उस माइनस 43 को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट वाला टर्म लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें पॉइंट वाले टर्म को मुझे कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों को पॉइंट वाला टर्म ना मिले, हम लोगों को एक होल नंबर मिले, हम लोग को एक नेचुरल नंबर मिले या होल नंबर, ताकि हम लोग उसको क्या कर सके, ग्राफ में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर y के साथ 7 है,
इसलिए हम लोग एक ऐसा टर्म ले रहे हैं जो यहाँ पे ऐड होने के बाद 7 से कट हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, 7 लिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 7 लेता हूँ तो हो जाएगा 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह 7 आ गया है तो आप 7 को कॉमन भी ले सकते हो, तो 7 आ गया इधर, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 42। ये 7 इस 42 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 7 के टेबल में 42 कितने बार आता है, 6 बार, तो 7 6 42 हो गया, आंसर आ गया माइनस 6। अब इस 1 के लिए अब इस y की वैल्यू निकालना है तो इस 1 को इधर साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 1, माइनस 6 माइनस 1 मतलब माइनस 7, और इस y के पास भी माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 7 रखने पर मुझे y की वैल्यू भी क्या मिल रही है, 7 ही मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 7 और यहाँ पे भी कितना आ गया, 7। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी 7 की वैल्यू को माइनस 7 ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने x की जगह पर माइनस 7 ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस 7 को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने माइनस 7 को कॉमन निकाला। यहाँ पे जैसे 1 माइनस वाई आ रहा था, अभी यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस 7 को इस 42 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 6 42, तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। अभी अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये 1 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। y की वैल्यू मिल गई मुझे 5। कब मिल रही है 5, जब हम लोग 7 की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, -7, सॉरी x की वैल्यू रख रहे हैं -7। तो यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब सेम टू सेम ऐसे हम लोगों को सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे डिब्बा बनाया, x की वैल्यू रखा और y की वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी अगर हम लोग ऐसे लिखें x माइनस 3y, इस -6 को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 6 + 6। अब अगर मैं x की जगह पे 0 ले रहा हूँ तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये पूरा मेरा 0 हो गया। अब मुझे y की वैल्यू निकालना है तो ये 3 का मुझे इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू -6/3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2, क्योंकि 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, तो 3 2 6 और माइनस था तो माइनस भी रहेगा, तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, -2। ठीक है, वैसे ही अगर अब मैं x के जगह नहीं y के जगह पे 0 लेता हूँ तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे 6 मिल जाएगी। तो y के जगह पे 0 रखने पर x मिल रहा है 6। अब एक लास्ट बचा हुआ है, तो लास्ट के लिए भी अब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर हम लोग ले लेते हैं 3। ठीक है, क्यों ले रहे हैं हम लोग 3, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इसको 3 से डिवाइड करना है, या फिर हम लोग y के जगह 1 भी ले सकते हैं, है ना। मान लो अगर हम लोगों ने क्या किया, y के जगह 1 ले लिया, y इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो मुझे यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये जो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू मुझे क्या मिली है, 9 मिली है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हो गया है, 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और 3 कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हमारे इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो ये हम लोगों का ग्राफ हो गया, इसमें अब हम लोगों को क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स को पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले देख लेते हैं, x पर मुझे 0 पुट करना है और y पे 6 करना है। ये मेरी x एक्सिस हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x एक्सिस में मुझे 0 पर जाना है तो ये हो गया 0, y में 6 पर जाना है तो y में 6 मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ। सेकंड, x में भी 7 और y में भी 7, तो x में 7 मुझे मिलेगा यहाँ, y में 7 मिलेगा मुझे यहाँ। अगर मैं दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ तो लगभग यहाँ कहीं पर मुझे पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद x में मुझे जाना है -7 और y में जाना है 5, तो x में -7 कहाँ मिलेगा मुझे, ये है x में -7, y में 5, तो y में 5 कहाँ है, ये है। तो अगर हम लोग इसमें को देखते हैं तो ये लगभग यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को तीसरा पॉइंट मिल गया, ये
फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब जब कभी भी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुई तो हमको क्या करना है, इसको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को ऐसे कुछ एक लाइन मिलेगी। मेरी जो लाइन है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ना, क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल ग्राफ पेपर यूज नहीं किया है, मैंने ब्लैक बोर्ड मतलब इस वाइट बोर्ड में बनाया हूँ। आप लोग अगर ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट के बाद हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन को भी इधर पे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या है, x पे 0 और y पे -2, तो x पे 0 ये हो गया, y में -2 ये हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके बाद x में 6 और y में 0, तो y में 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, x में 6 जाना है, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। इसके बाद y में 1 और x में 9, तो y में 1 ये है और x में 9 मतलब ये रहा, तो यहाँ पे कहीं मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ऐसे कुछ एक लाइन हम लोगों को मिल जाएगी। ऐसे करके कुछ हम लोगों को दोनों लाइंस मिल जाएंगी। अब एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज। लेटर शी बाइज अ बैट एंड 3 मोर बैट्स बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1,300 रुपीज। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, है ना। तो हम लोगों को बोल रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम की कोच है, उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने बैट खरीदा है और बॉल खरीदा है, ठीक है। कितने कितने बैट खरीदा है, क्वांटिटी भी हम लोगों को दी हुई है, पर हम लोगों को क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि एक बैट कितने रुपए का है और एक बॉल भी कितने रुपए की है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल में एक्स और वाई में मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो जाएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स। वैसे ही कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे आ जाएगा लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने क्या किया है, 3 बैट खरीदा है, 3 बैट खरीदी है और 6 बॉल खरीदी, ठीक है। तो एक बैट अगर x रुपए का, तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3x के हो जाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, 3x प्लस 6 बॉल खरीदा है, ठीक है। एक बॉल y रुपए की है तो 6 बॉल हो जाएगी 6y की, तो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को 6y इज इक्वल टू टोटल कितने रुपए का हुआ है ये पूरा सामान, तो ये हुआ है 3,900, टोटल 3,900, तो यहाँ पे आ गया 3,900, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो अगली बार उसने क्या किया है, एक बैट खरीदा है और 3 बॉल खरीदा है, ठीक है। तो एक बैट के लिए आ गया x और 3 बॉल के लिए आ जाएगा 3y, क्योंकि एक बॉल की कॉस्ट को हम लोग y मान रहे हैं, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 3y। ये जो टोटल सामान है ये कितने का है, 1,300 का, तो यहाँ पे आ गया 1,300, ठीक है। अब हम लोगों की ये जो इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये जो है ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हम लोगों को क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने और फिर ग्राफ बनाना है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेम वही चीज क्या करेंगे हम लोग, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस x के जगह पर 0 रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने x के जगह पर 0 रखा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 6y इज इक्वल टू 3,900, ठीक है। अब मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3,900 डिवाइडेड बाय 6, इस 6 का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। दोनों को अगर हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये 3 से काट रहे हैं हम लोग तो 3 2 6, और इसको 3 से काट रहे हैं तो 3 1 3, 3 3 9 और 2 0, इसको अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 1 बचेगा 5 और यहाँ पे 0, ठीक है।
तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है 650, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0 लेने पर 650। ठीक है, x की वैल्यू 0 लेने पर y इज इक्वल टू 650। सेम टू सेम अब अगर हम लोग y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3900। अगर x की वैल्यू निकालनी तो 3900 डिवाइडेड बाय 3, तो 3900 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 3 करते हैं, इसको कट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और यहाँ से 2 जीरोस, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं y की वैल्यू 0 रखने पर x मिला है 1300। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू को 100 ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग 100 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी क्या लिया, x और y की वैल्यू 0 लिया और 0 लेने के बाद डायरेक्ट हम लोग 100 ले रहे हैं, है ना। तो हम लोग इतना बड़ा टर्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा डिजिट है ना। अगर हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स लेंगे तो यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो बहुत छोटा डिजिट आएगा, है ना। मतलब यहाँ पे जो डिजिट माइनस करने के लिए आएगा वो छोटा रहेगा, और अगर माइनस करेंगे तो उसके बाद फिर वो डिजिट बड़ा रहेगा, जिसको हम लोग डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे और ग्राफ में शो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग y की वैल्यू को 100 ले रहे हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू को 100 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 3900। ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया तो ये हो गया 600, ये 600 इधर से इधर जाएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो 3x हम लोगों को क्या मिल जाएगा 3900 माइनस 600, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3x इज इक्वल टू 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3300। x की वैल्यू निकालनी तो इस 3 का यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 00, तो x की वैल्यू 100 रखने पर हम लोगों को मिल रहा है 1100। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू को 0 ले सकते हैं। अगर y की वैल्यू को 0 लेते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और ये टर्म 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1300। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1300। ठीक, y के जगह पर हम लोग 100 ले सकते हैं। अगर हम लोगों ने y के जगह पे 100 लिया तो 3 इंटू 100 करना पड़ेगा, 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 300 जब इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1300 में से 300 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा आंसर हम लोगों का 1000 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 100 लेने पर x की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 1000, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग अभी और क्या कर सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लास्ट में यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे हम लोगों ने अभी क्या लिया था 100 लिया था, अब हम लोग कुछ बड़ा टर्म ले लेते हैं। मान लो अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिया 4 ले लिया, ठीक है, मतलब 400 ले लिया, तो 3 इंटू 400 कितना हो जाएगा 1200, और 1200 जब यहाँ पे माइनस होगा तो हम लोगों को मिल जाएगा आंसर कितना 100। तो y की वैल्यू क्या लिया हम लोगों ने 400। ठीक है, 400 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ हो जाएगा 1200, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1300 माइनस 1200 हमको आंसर मिल जाएगा 100, तो यहाँ पे आ गया 100। अब जब हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो इन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों को यहाँ पे रखना है। पहले फर्स्ट इक्वेशन को रख लेते हैं। अगर हम लोग x में 0 ले रहे हैं तो हम लोगों को y में कितना जाना है 650 जाना है, तो x में 0 ये हो गया, y में 650 मतलब 600 के बाद मिलेगा हम लोगों को, तो यहाँ पर कहीं मिलने वाला है हम लोगों को, तो ये हम लोगों का हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम लोगों को x में जाना है 1300, y में हो जाएगा 0, तो y में 0 मतलब यहाँ पर, और x में 1300, तो 1300 यहाँ पे, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों को x में जाना है 1100 और y में जाना है 100, तो y में हो गया 100 ये, और x में 1100 मतलब 1100 ये। x में जाना है 1100 और y में जाना है 100, तो ये वाला टर्म हम लोग, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोगों को मिलेगा लगभग यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर रखने के बाद हम लोगों को क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो हम लोग को लाइन कुछ ऐसे मिल जाएगी,
इसके बाद सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग रख लेते हैं। तो x पर हम लोगों को देखना है 1300, तो 1300 हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर x में। y में देखना है 0, तो ये यही रहेगा कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, x में 1000 जाना है और y में 100 जाना है। तो x में 1000 ये है हम लोगों का, y में हम लोगों को कितना देखना है 100, तो ये रहेगा, यानी कि हम लोगों को पॉइंट जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद हम लोगों को जाना है x में 100 और y में 400, तो x में 100 ये है, y में 400 ये है, तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। इसको भी हम लोग एक लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों इक्वेशन के लाइंस ऐसे कुछ में मिल जाएंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 and the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent this situation graphically. ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, एप्पल्स और ग्रेप्स का हम लोगों को कितना केजी हम लोग खरीद रहे हैं ये दिया है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं दिया हुआ है कि 1 kg एप्पल का प्राइस या 1 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 kg एप्पल या 1 kg ग्रेप्स के प्राइस को हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो let the cost of 1 kg of apple कितना हो गया, x हो गया। सेम वैसे ही let the cost of 1 kg of grapes कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 kg एप्पल खरीद रहे हैं और 1 kg ग्रेप्स खरीद रहे हैं, कितने रुपए में, 160 रुपए में। तो हम लोग क्या इक्वेशन बना सकते हैं, 2 एप्पल कितना खरीद रहे हैं हम लोग, 2 kg खरीद रहे हैं, तो 2 और 1 kg एप्पल कितना है, x रुपए का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, प्लस ग्रेप्स कितना खरीद रहे हैं, 1 ही kg खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y। ये टोटल कितने रुपए का है, 160 का, तो यहाँ पे आ गया 160। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 kg एप्पल खरीद रहे हैं और 2 kg ग्रेप्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे 4 kg के लिए 4x प्लस 2 kg, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 kg ग्रेप्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, टोटल ये कितने का हो गया, 300 का। अब ये हम लोगों की हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर अगर y की वैल्यू को 0 लेते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया तो x 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 160। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोगों को, x की वैल्यू हम लोगों को 80 मिल जाएगी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 2 से 160 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू 0 लेने पर हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई है 80। ठीक है, इसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं 10। अगर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू को 10 लेते हैं तो 10 यहाँ से इधर जाएगा, 160 से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 150। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 150। और यहाँ पे फिर 2 से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 75। ठीक है, तो y की वैल्यू 10 लिया हम लोगों ने और x की वैल्यू मिल गई 75। वैसे ही अब हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू 20 रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 20 रखते हैं तो 20 उधर जाएगा, 160 में से माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 140। तो यहाँ पे आ गया 140। इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 70। अब जैसे हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया वैसे सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल सकता है, 4x इज इक्वल टू 300। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहे तो 300 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 7 28, यहाँ पे बच जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5 20। तो हम लोगों को क्या मिला, x की वैल्यू हम लोगों ने y की वैल्यू लिया था 0, हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई 75। इसके बाद ठीक है, y की वैल्यू अब हम लोग क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू 10 लेते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 300। ये 20 वहाँ से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग को मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 20 280। तो यहाँ पे आ गया 280। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 के टेबल में 28, 4 7 28, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 70। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, y की वैल्यू 10 लिया तो x की वैल्यू आ गई 70। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू को 20 ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 40, तो यहाँ पे आ गया 40। ये 40 इधर से इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 300 में से 40 जब माइनस होगा तो हम लोग को मिल जाएगा 260। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 260 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 130, और डिवाइड करेंगे तो 2 2 6 12 और 2 5 तो x की वैल्यू, y की वैल्यू हम लोगों ने लिया था 20, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है 65। तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ में अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट्स को रख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को रखते हैं। तो x में हम लोगों को चाहिए कितना 80 और y में है 0। तो y में 0 मतलब हम लोगों को यहाँ पर ही रहना है। x में कितना चाहिए हम लोगों को, x में कितना चाहिए 80, तो 80 यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है अगला, y में 10 और x में 75। तो y में 10 हम लोगों को मिला ये, और 75, तो 75 मतलब यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये ऊपर हो जाएगा। तो हम लोगों को अगला मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला y में 20, तो x में कितना चाहिए 70। तो y में 20 मतलब ये हो गया, और x में 70 मतलब ये। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा ग्राफ में कोऑर्डिनेट। ये 3 पॉइंट्स मिल गए फर्स्ट इक्वेशन के। तो हम लोग इसको ड्रॉ करके एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। इसके बाद अगला इक्वेशन, y में 0 और x में 75। तो y में 0 मतलब यहाँ पर ही रहेंगे हम लोग, और x में कहाँ पर जाना है 75, तो 75 यहाँ पर। इसके बाद अगला y में 10 जाना है और x में 70 जाना है। तो y में 10 ये है और x में 70 मतलब ये है। तो हम लोगों को यहाँ कहीं मिलेगा ये ग्राफ में पॉइंट। और y में 20 जाएंगे तो x में 65। तो y में 20 मतलब यहाँ, और x में 65 मतलब 65 यहाँ कहीं मिलेगा। तो 20 के सामने लेकर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर ही देखने पर थोड़ा एक लाइन स्ट्रेट और एक लाइन थोड़ा सा ऐसा कर्वी हो गई है, लेकिन अगर हम लोग इसको एक्चुअल ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन हम लोगों को बहुत अच्छे से स्ट्रेट मिल जाएंगी।